हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोसेस और हमारा डिस्कशन जो था फाइनेंशियल मॉडलिंग टॉपिक का उसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोसेस का हम स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल मॉडल बनाना शुरू करते हैं, क्या हमारे इनिशियल स्टेप होता है, क्या स्टेप 2 होता है, क्या स्टेप 3 होता है, क्या स्टेप 4 होता है एंड सो ऑन, कैसे हम अपना फाइनेंशियल मॉडल कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करने से पहले गाइस, जो लोग ने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो पिछले वाली वीडियो भी देख लें, चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद या फिर पहले, ताकि उनको आइडिया पड़ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कौन यूज करता है और उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो मेरा नाम है इरफान एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स जो आपको आपकी वर्क लाइफ और डेली लाइफ में हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर स्किल सेट। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, skillbuzz_official। इंस्टाग्राम पर भी आप हमको प्लीज़ फॉलो करें। तो हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो प्रोसेस है उसका सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द राइट मॉडल एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिकली, जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि हमें मॉडल बनाना किस लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या हम वो मॉडल किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन के लिए बना रहे हैं, क्या हम वो मॉडल किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये देखने के लिए बना रहे हैं, क्या हम वो मॉडल किसी मर्जर के लिए बना रहे हैं या किसी एक्विजिशन के लिए बना रहे हैं, या फिर क्या हम वो मॉडल किसी लेट्स से आईपीओ के लिए बना रहे हैं। तो नोइंग कि हमें मॉडल किस लिए चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा मॉडल बनाना है। एंड एक बार हम ये समझ जाएंगे कि हमें कौन सा मॉडल बनाना है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आईपीओ के लिए बना रहे हैं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, अगर मर्जर या एक्विजिशन के लिए बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट अलग होगी एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि जो हम मॉडल बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो मॉडल हमें कौन सा मॉडल बनाना है फॉर द टास्क दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द मॉडल एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तो लास्ट टाइम गाइज मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं, जैसे आईपीओ मॉडल, मर्जर मॉडल और बजट मॉडल, वैल्यूएशन मॉडल एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें तो हम इन सारे के सारे मॉडल्स को तीन बेसिक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मॉडल होते हैं। फोरकास्टिंग मॉडल का मतलब हो गया वो मॉडल्स जिससे हम कुछ फोरकास्ट करना चाहते हैं। क्या हम किसी आईपीओ के मॉडल के थ्रू किसी कंपनी के शेयर का प्राइस फोरकास्ट करना चाहते हैं या डिसाइड करना चाहते हैं, या फिर हम ये फोरकास्ट करना चाहते हैं कि हमारा किसी एक्विजिशन पे जो हम पैसा स्पेंड करेंगे वो कितने टाइम पीरियड में हमें रिकवर होगा, या हम किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years देखना चाहते हैं कि 5 साल में वो कितना पैसा अर्न करेगा। सेकंड होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल। ये जनरली हम कम यूज करते हैं। दिस मॉडल इज मेजरली यूज्ड टू सी के जो हमने फोरकास्टिंग मॉडल बनाया था या हमने डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाया था, तो उसको ये चेक करने के लिए कि डिड इट एक्चुअली गिव अस द राइट रिजल्ट। तो एक बार जब लेट्स से हमने 3 साल के लिए कोई मॉडल बनाया, तो वी सी रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल से कि क्या हमने जो मॉडल बनाया था उसने वो अचीव किया विच वॉज टारगेट दैट वॉज सेट, या फिर नहीं किया। फिर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग मॉडल होता है फॉर एग्जाम्पल ऑन द क्वेश्चन लाइक, क्या हमें मर्जर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें नई बिल्डिंग या प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग मॉडल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मॉडल जैसे मैंने बताया यूज टू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल कंपेयर एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू अ फोरकास्ट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट या पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए हम डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस, गैदरिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 to 5 years। तो देखो, कभी भी हम कोई भी मॉडल बनाएंगे तो उस मॉडल की करेक्टनेस या फिर कितना सही वो मॉडल है, कितना एक्यूरेट वो मॉडल रहेगा, उसको चेक करने के लिए या उसको मेक श्योर करने के लिए कि एक्यूरेसी उस मॉडल की रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पास्ट डेटा को स्टडी करें। क्योंकि हम पास्ट डेटा के बेसिस पे ही अपने अजम्पशंस या अपने मेट्रिक्स या अपने रेशियोज डिफाइन करेंगे, जिनके बेसिस पे हम आगे का पूरा मॉडल बनाएंगे। तो हमें कोई भी कंपनी हो, लेट्स से हमें मर्जर के लिए देखना है, हमें एक्विजिशन के लिए देखना है, हमें किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन करनी है, हमें किसी प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करनी है, तो
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पिछले 3 से 5 साल का डेटा पढ़ें, उसको समझें, उसके बेसिस पे हम अपने मॉडल को बनाना शुरू करें। तो किसी भी मॉडल को शुरू करने के लिए मॉडल समझने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी पुरानी हिस्ट्री को पढ़ें और पुराने फाइनेंशियल डेटा को देखें। लेकिन अब कोई सोचेगा कि लेट्स से मेरा एक स्टार्टअप है जिसको बने ही 2 साल हुए हैं, मैंने 2 साल पहले स्टार्टअप स्टार्ट किया था और अब मेरे को वैल्यूएशन करानी है क्योंकि मेरे को फंडिंग रेज करनी है। तो उस केस में क्योंकि हमारे पास 2 साल का ही डेटा है तो हम 2 साल का ही डेटा लेंगे और उसके बेसिस पे हमारा आगे का प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, मॉडल का सारा प्लान तैयार करेंगे। उसमें एक और चीज जो कि आ जाती है वो है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। जिस बिजनेस में वो स्टार्टअप काम करता है, जो उसके मेट्रिक्स हैं, जो उसके फाउंडर्स के आइडियाज है, आइडियोलॉजीज है, क्या किस चीज पे वो फाउंडर्स पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्या उन्हें लगता है कि उस पैसे को उस जगह पे खर्च करने से कितना उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन सब चीजों को भी हम उसमें डालेंगे। अब यहीं पे एक और आइडिया आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक आइडिया है, एक स्टार्टअप का आइडिया है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, बहुत ही पोटेंशियल मुझे लगता है उस बिजनेस आइडिया में, एंड मैं ये इन्वेस्टर को पिच करना चाहता हूँ, यानी कि मेरा जो स्टार्टअप है वो आइडिया स्टेज में है। तो अगर मेरा स्टार्टअप आइडिया स्टेज में है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? तो उस केस में क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं है तो वी विल सोनली रिलाई ऑन व्हाट वी प्लान टू अचीव। लेट्स से मैं बोलता हूँ आई नीड फंड्स ऑफ ₹1 करोड़ दैट आई विल बी स्पेंडिंग इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो उन 1 करोड़ को मैं किस चीज में स्पेंड करूंगा, उस एक्सपेंडिचर से मेरा क्या रेवेन्यू आएगा, क्या रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बेसिस पे मेरा पूरा मॉडल तैयार होगा। बट उसकी एक्यूरेसी विल बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी assumptions that the founders of the startup will be making कि हम इतना अचीव करेंगे। जबकि when we have 3 to 5 years of financial data तो हमारी उस केस में जो एक्यूरेसी है it depends on the previous data as well। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेटा है गाइस एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। सो ये हमने हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट कर लिया, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करके अब हमें एनालाइज करना है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, कि क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या रेट ऑफ ग्रोथ रही है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ रही है, क्या मार्जिन रहे हैं, कॉस्ट कम हुआ है या बढ़ा है। इन सब चीजों को हम एनालाइज करेंगे क्योंकि एक बार हमारे पास 3 से 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा आ गया, फिर हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे और उससे हम ये हमारे सारे के सारे ग्रोथ मेट्रिक्स निकालेंगे, जैसे कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहने वाला है, हमारा एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग क्या रहने वाला है, हमारा एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज क्या रहने वाला है, हमारा कॉस्ट एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है, क्या वो कम होगा, क्या वो बढ़ेगा, हमारा ये सब चीजें हम किसमें देखेंगे और व्हेन वी विल एनालाइज द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है हमारा जनरेट अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो अब हमने क्या किया, अब हमने हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट कर लिया, फाइनेंशियल डेटा उसको हमने देख लिया। अगर हमारे पास हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा नहीं है तो हमने जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके साथ बैठ के उनका प्लान ऑफ एक्शन समझ लिया, उनका व्हाट दे थिंक दे कैन अचीव, व्हाट दे वांट टू अचीव, हाउ दे वांट टू अचीव समझ लिया, और उसके बेसिस पे हमने हमारा पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर लिया। फिर हम बनाएंगे अपनी अजम्पशंस। अजम्पशंस में आती है हमारी ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा बिजनेस मंथ ऑन मंथ 10% पे ग्रो करेगा, क्या मेरा बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% पे ग्रो करेगा, 20% पे ग्रो करेगा, या क्या मेरा बिजनेस ईयर ऑन ईयर 20% पे ग्रो करेगा, 30 पे ग्रो करेगा, 5% पे ग्रो करेगा। ये सब अजम्पशन। उसके अलावा मेरी कॉस्ट जो है वो इनिशियली बढ़ेगी या कम होगी, मेरा जो सैलरी एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा, मेरा एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स क्या रहेगा, मेरा एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। तो ये सब चीजें हम अज्यूम करेंगे और हमारे ग्रोथ मैट्रिक्स निकालेंगे कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ क्या परसेंटेज रहेगा, हमारा कॉस्ट क्या परसेंटेज रहेगा, डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, और ये सब चीजें हम हमारे अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस में निकालेंगे। एक बार हमने हमारा हिस्टोरिकल डेटा पढ़ लिया, हमने उसको एनालाइज कर लिया, हमने हमारी अजम्पशंस बना ली फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए, अब बस काम बच जाता है हमारा फ्यूचर के अगले 2 3 4 5 साल के जो हमारा मॉडल है उसमें डेटा को फिल करना। तो नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस, नाउ वी नीड टू यूज दिस assumptions टू फोरकास्ट एंड लिंक द 3 स्टेटमेंट्स। तो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल होता है 3 स्टेटमेंट मॉडल। 3 स्टेटमेंट मॉडल का बेसिकली मतलब होता है हमारी फाइनेंस की 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है बैलेंस शीट, और एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जब हमने हिस्टोरिकल डेटा को पढ़ लिया है, उसको एनालाइज कर लिया है, उसके बेसिस पे हमने अपनी अजम्पशंस बना ली हैं, अब हमको हमारी इनकम स्टेटमेंट में वो डेटा डालना है। इनकम स्टेटमेंट में डेटा डालेंगे हम रेवेन्यू में से फिर हम माइनस करेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड हो गया हमारा जो भी हमारा कॉस्ट आया है उन गुड्स को बनाने में,
और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल के हम नेट प्रॉफिट तक आएंगे। हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे बेस्ड ऑन द नंबर्स जो हमने हिस्टोरिकली एनालाइज करे हैं और उसके बेसिस पे हमने अपने फ्यूचर में अज्यूम करे हैं, तो उससे हमारी बैलेंस शीट बनेगी। एंड हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएंगे जिसमें हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम सारा का सारा डाल देंगे। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। एक बार हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो गया तो हम अपना 3 स्टेटमेंट मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, बैलेंस शीट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स बना के वी कैन से कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल है, और ये हमारी इनकम रहेगी, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये हमारी बैलेंस शीट रहेगी, बैलेंस शीट में ये हमारे एसेट्स होंगे, ये हमारी लायबिलिटीज होंगी, इतना ओनर्स कैपिटल होगा, इतना हम फंड रेज करेंगे, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमारा कैश कहाँ जाएगा, कहाँ स्पेंड होगा और कहाँ से हमारा कैश आएगा। चलो अब एक बार गाइज हमारा 3 स्टेटमेंट मॉडल कंप्लीट हो गया तो एक तरीके से हमारा जो है हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, एक हमारा फाइनेंशियल मॉडल कंप्लीट हो चुका है 3 स्टेटमेंट मॉडल। अब 3 स्टेटमेंट मॉडल अपने आप में एक फाइनेंशियल मॉडल है, यहाँ पर आके वो कंप्लीट हो चुका है। बट अब कुछ सवाल रेज होते हैं। अब मेरे पास फ्यूचर अजम्पशंस तो आ गई, अब मुझे पता तो चल गया कि मेरे फ्यूचर में मेरे पास क्या पैसा आने वाला है, कितना पैसे आने वाला है या जाने वाला है, और कितने टाइम पीरियड में आने वाला है। अब मुझे ये देखना है कि लेट्स से मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको कि मेरे मॉडल में निकल के आता है कि आज एज एन इन्वेस्टर मुझे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगले 5 साल में, पहले 2 साल में मुझे लॉस होगा, फिर उसके अगले 3 साल में मुझे प्रॉफिट होगा, और अगले 5 साल में मेरे पास टोटल लॉस प्लस प्रॉफिट मिला के टोटल मुझे 60 लाख रुपीस आएंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 मिला के। अब मुझे ये देखना है कि जो मैं 30 लाख रुपए आज की डेट में खर्च कर रहा हूँ, इज इट गुड इनफ? जो रिटर्न मुझे मिल रहा है, यानी कि जो 60 लाख है, इज इट इक्विवेलेंट टू माई प्रेजेंट 30 लाख? तो गाइज अब आप कहोगे कि सर 60 लाख तो 30 लाख से ज्यादा है, बट गाइज फाइनेंस में हमेशा एक बात याद रखना, इनफैक्ट फाइनेंस में क्या, रियल लाइफ में भी, कि आज अगर कोई मुझे 100 रुपए दे रहा है और 1 साल बाद कोई मुझे 100 रुपए दे रहा है, तो उन दोनों की वैल्यू अलग है। प्रेजेंट डे में 100 रुपीज इज ऑफ हायर वैल्यू देन 100 रुपीज लेटर। तो इसीलिए सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें आज की डेट में हम एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हैं और हमें 5 साल बाद वाई अमाउंट मिल रहा है, तो क्या वो वाई अमाउंट मेरा एक्स अमाउंट के बराबर है या उससे ज्यादा है या कम है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट कि मैं ABC% रिटर्न पाऊं। लेट्स से मैं बोलता हूं कि मुझे 30 लाख पे 15% एनुअलाइज रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो मेरा 30 लाख पे 15% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से जो अमाउंट बनता है, क्या वो 60 लाख से कम है, क्या वो ज्यादा है? क्योंकि अगर वो 60 लाख से ज्यादा है तब तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी टू इन्वेस्ट। बट अगर वो 60 लाख से कम है, यानी कि मेरा 15% से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो इट विल बी अ वायबल ऑप्शन फॉर मी टू इन्वेस्ट। उसके बाद गाइज नेक्स्ट स्टेप आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस गाइज हम करते हैं जब हमारा DCF मॉडल भी कंप्लीट हो जाता है। जनरली देखो, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है मॉडल की सेंसिटिविटी को समझना। अब सेंसिटिविटी को समझने का मतलब क्या है? देखो, हमने कुछ अजम्पशंस किए हैं। एज अ लेट्स से मैं एक किसी स्टार्टअप का फाउंडर हूं, मैंने एक बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल बनाया है और मैंने उसमें कुछ अजम्पशंस रखी हैं, उसके बेसिस पे मेरा ये रिजल्ट आया है, मेरे ये आउटकम्स रहेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बट ऑब्वियसली फ्यूचर इज अनसर्टन। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन आ गया, आप किसी को पता थोड़ी ना कि लॉकडाउन आ जाएगा, बट जो चीजों का हमें अनसर्टेनिटी का आइडिया होता है या हो सकती है, तो व्हाट वी डू इज हम डिफरेंट डिफरेंट अनसर्टेनिटीज के बेसिस पे अपना आउटकम चेक करते हैं कि लेट्स से हमारा जो प्लान है उनमें से 4 चीजें प्लान आउट काम करी, 2 चीजें नहीं काम करी, तो हमारे मॉडल पे क्या असर आएगा, तो हमारी फोरकास्टिंग पे क्या असर आएगा। अगर हमारी 5 चीजें काम करी, 1 नहीं करी, तो क्या होगा। तो बेसिकली टेस्टिंग द मॉडल ऑन डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स एंड इफ द assumptions do not come true, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, ये हम बेसिकली चेक करते हैं टू टेस्ट द रोबस्टनेस ऑफ द मॉडल, कि हमारा मॉडल कितना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर हमारे लेट्स से हमारे assumptions में थोड़ा बहुत चेंज आता है, हमारे जो हमने प्लान किया था उसमें चेंज आता है, तो हमारे मॉडल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। द मॉडल शुड बी रोबस्ट इनफ टू गो थ्रू द अनसर्टेनिटीज। उसके बाद गाइस बचता है हमारा ऑडिट ऑफ द मॉडल एंड स्ट्रेस द फाइनेंशियल मॉडल। तो ऑडिट एंड स्ट्रेस बेसिकली गाइस होता है कि
अब हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें मेक श्योर करना है, हमारे मॉडल को दोबारा चेक करना है कि कोई हमने उसमें मिस्टेक ना कर दी हो, कोई फॉर्मूला मिस्टेक ना हो गई हो, कोई एंट्री गलत ना हो गई हो। बिकॉज इफ इवन इफ, क्योंकि देखिए जो मॉडल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल data and it goes on to historical data, to assumptions, to growth metrics, to transaction level metrics and so on and so forth. तो इसमें अगर हमने एक भी कहीं पे छोटी भी मिस्टेक कर दी तो इट माइट हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट। अगर हमने किसी चीज को बढ़ा दिया तो फाइनल रिजल्ट में बहुत ज्यादा अलग चेंजेस आ सकते हैं, कम कर दिया तो अलग चेंजेस आ सकते हैं। तो इसीलिए मॉडल को कंप्लीट होने के बाद ऑडिट करना एंड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज right, all the data is entered correctly, all the formulas are correctly input in the Excel. We check the model, we audit the model, and once we are sure that everything is fine, we can say that our model, financial model is complete, and these are the forecast of the financial model. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एक मॉडल बनाने का। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल स्टेप्स को डिटेल में, थोड़ा टेक्निकल चीजों में जाएंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया हो। मैंने कोशिश करी टेक्निकलिटीज को सिंपल करके समझाने की, और आपको एज अ लेमैन समझ आ जाए कि क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग और कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।